Hello children, in previous video I have explained different types of vouchers like simple voucher, debit voucher, credit voucher, general voucher, also called multiple voucher, because in this voucher debit or credit transaction both would be recorded. And elements, I also have explained elements must be contained in voucher. So today I will explain accounting equation. So let's start. Accounting equation signifies that the assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital. Owner's equity also called. The equation read as A is equals to L plus C. A is asset, L is liabilities and C is capital. A asset, L liabilities, C capital. The above equation can also be presented in the following forms as its derivatives to enable the determination of missing figures of capital or liabilities. We can calculate capital when we will minus A minus L. ए में से एल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी. जब हमें लाइबिलिटीज चेक करनी है, हमें लाइबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए माइनस सी इज इक्वल्स टू एल. तो इस तरह से अगर ए के इक्वल हमें बनाना है, हमें चेक ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, ये हमारे एक बैलेंस का इक्वेशन है जिसमें हम हमेशा फर्म कोशिश करती है, ट्राई करती रहती है कि हमारी जो एसेट्स हैं वो हमेशा हमारी लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल रहें, कोई भी डिफरेंसेस ना हो. इसी तरह से अगर हमें अपनी कैपिटल की वैल्यू चेक करनी है तो ए एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू सी निकलेगा. अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ए माइनस सी इक्वल्स टू एल. तो इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज करते हैं ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एंड ऑल्सो वी हैव फाइंड इफ a minus l is equals to c and l calculation for a minus c. Now I have explained a numerical question. Suppose Rohit started business with a capital of rupees 5 lakh. From the accounting point of view, the resources of this business entity is in the form of cash 5 lakh. Sources of this business entity is the contribution by Rohit, proprietor 5 lakh as capital. For the purpose of understanding, we will refer this example as example first throughout the chapter. यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोहित ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया और उसने कैपिटल इन्वेस्ट की, जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 5 लाख था. फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि जो भी रिसोर्स है बिजनेस में फॉर्म ऑफ कैश, कि जो पैसा उसने लगाया है 5 लाख रुपए का, जो उसने स्टार्टेड किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, वो अमाउंट उसने कैश में इन्वेस्ट की है. सोर्स ऑफ दिस बिजनेस एंटिटी इन द कंट्रीब्यूशन बाय रोहित. रोहित प्रोप्राइटर है, बिजनेस का ओनर है और उसके द्वारा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है. जब हम पैसे को किसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सपोज बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने 5 लाख रुपीज़ फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग के लिए या लैंड के लिए या मशीनरी के लिए जो खर्च किया है वो हमारा क्या बन चुका है, हमारा कैपिटल हो गया. इसी तरह से ये फॉर्मेट है इफ वी पुट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ए जो इक्वेशन है, जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो फॉर्मेट है इक्वलिटी का, कि जहाँ पर हम अपनी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को हमेशा इक्वल करने की कोशिश करते हैं. इसी फॉर्मेट पर हमने ये जो फॉर्मेट है ये प्रिपेयर किया है. इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्सेज, द पिक्चर वुड इमर्ज सम वॉट एज फॉलो. बुक्स ऑफ रोहित. रोहित अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है, लिख रहा है कि मैंने क्या इन्वेस्ट किया. बैलेंस शीट एज एट, ये हम हमेशा जब हमारा लास्ट एंड होता है फर्म का तब हम प्रिपेयर करते हैं. अकाउंटिंग सेशन विल बी स्टार्ट ऑलवेज ऑन 1st अप्रैल एंड इट विल बी एंड ऑन 31st मार्च. सो बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट हमेशा हमारे 31st मार्च को प्रिपेयर की जाती है. लाइबिलिटीज़ हमारी डेबिट साइड लिखी जाती है और एसेट्स क्रेडिट साइड में जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पर एसेट कैश इन हैंड, रोहित ने कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब उसके पास जो पैसा था वो कैश में था, जो उसकी एसेट है. एसेट कैश इन हैंड उसके पास 5 लाख रुपए था. जो
क्रेडिट हो गया मतलब माइनस हो गया। कैपिटल, अब उसने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है तो ये क्या बन गया उसकी कैपिटल, तो कैपिटल 5 लाख। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो दोनों साइड हमारी लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स, हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इन द अबव बैलेंस शीट द टोटल एसेट्स आर इक्वल टू द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में हमारी जो एसेट्स है, हमारी जो लाइबिलिटीज हैं, हमेशा हम बैलेंस शीट में दोनों साइड को इक्वल करते हैं, तभी हम इसको बैलेंस शीट कहते हैं। सिंस द बिजनेस हैज़ नॉट येट स्टार्टेड इट्स एक्टिविटी एंड हैज़ नॉट अर्न एनी प्रॉफिट, अभी बिजनेस में सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी प्रॉफिट गेन नहीं कर पाई है बिजनेस, क्योंकि अभी उसका स्टार्टअप है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज स्टिल 5 लाख, जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में वो 5 लाख का है। इन केस एनी प्रॉफिट आर अर्न इट विल इंक्रीज एंड द इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस, अगर यहाँ पर एक्टिविटीज़ जब जनरेट हो जाएंगी, एक्टिविटीज़ जब काम करना शुरू कर देंगी तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ हमारी जो एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगी और जिससे बिजनेस को फ़ायदा होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ बिजनेस सफ़र एनी लॉस, लेकिन बिजनेस नहीं चल पाता है या आपको सेल नहीं हो पा रही है या आपका बिजनेस प्रॉपर वे में कंटिन्यू नहीं है जैसा आप सोच रहे थे, तो उस कंडीशन में अगर आपको लॉस होते हैं इट विल डिक्रीज द इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल में, वो आपका धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सम एग्जाम्पल ऑल्सो हैव एक्सप्लेन। फर्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। सपोज यहाँ पर हमने SBI में एक बैंक अकाउंट ओपन किया है और जिसमें हम जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं 4,80,000। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या एनालाइज कर रहा है कि हमारी क्या चीज़ है जो बढ़ेगी और क्या है जो डिक्रीज होगी। दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीज द कैश एट बैंक, बैंक में हमने पैसा जमा किया है, वो हमारी एसेट है, कैश हमारी एसेट है, तो बैंक में ये इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीज कैश एसेट बाय ₹4,80,000, आपके पास पैसे थे, जब तक आपके पास पैसे थे तब तक आपकी एसेट इंक्रीज थी। अब आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक इंक्रीज हो चुका है और आपका जो है कैश अकाउंट वो माइनस हो गया, आपकी एसेट माइनस हो गई है और ये इंक्रीज हो गई है। सेकेंड, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड चेक वॉज इशू ऑन द सेम डे, आपने एक 60,000 का जो है फर्नीचर खरीदा और उसी दिन आपने अपने जो खरीदने वाला था, जिसने आपसे फर्नीचर जिसको आपने फर्नीचर बेचा है, उसने आपको चेक दिया है। एनालाइज द ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीज फर्नीचर एसेट एंड डिक्रीज बैंक एसेट, तो वहाँ पर जो फर्नीचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, जो बैंक में अमाउंट है, वो डिक्रीज हो जाएगी 60,000 से। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर 1,25,000 एंड एन एडवांस 10,000 इन कैश इन पेड टू MS रामजी लाल। बॉट प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर किसी ने प्लांट और मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए 1,25,000 की, जिसके एवज में 10,000 उसने कैश पेमेंट की MS लाल जी को। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीज प्लांट एंड मशीनरी, जिसको वो प्लांट एंड मशीनरी मिली है उसकी एसेट्स इंक्रीज हुई है 1,25,000 वैल्यू की। डिक्रीज कैश, अभी फिलहाल 10,000 उसने कैश पेमेंट की है तो 10,000 की जो है उसकी पेमेंट हो चुकी है। एंड इंक्रीज लाइबिलिटीज, और 1 लाख की जो लाइबिलिटीज है वो उसकी पेंडिंग है। इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को देखा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स परचेज फ्रॉम MS सुमित ट्रेडर्स 55,000, हमने MS सुमित ट्रेडर्स से गुड्स परचेज किया 55,000। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीज गुड्स, आपने गुड्स खरीदा, जिसने भी गुड्स खरीदा उसकी एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज। अब उसने MS सुमित ट्रेडर से खरीदा है तो ये उधार है, क्रेडिट है, तो यहाँ पर उसकी लाइबिलिटीज हो जाएगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। सुमित ट्रेडर्स एज क्रेडिटर बाय ₹55,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹25 सोल्ड टू रजनी गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइज फॉर ₹35,000। गुड्स कॉस्टिंग, हमारे पास कोई गुड्स था जिसकी कॉस्ट थी 25,000, सोल्ड टू रजनी, हमने रजनी एंटरप्राइज को बेचा 35,000 का, तो इसका मतलब 10,000 का हमें यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन डिक्रीज स्टॉक ऑफ गुड, आपके स्टॉक से 25,000 का जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे डिक्रीज हो जाएगी स्टॉक।
25,000. इंक्रीज एसेट रजनी एंटरप्राइज एट डेप्टर 35. अब जो डेप्टर है आपका, जिसको आपने जो है गुड्स दिया है, उसके पास 35,000 की एसेट्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी. एंड कैपिटल विद द प्रॉफिट 10,000 रुपीज़. और जो आपको प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, वो आपकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा. तो इस तरह से एसेट जो है, यहाँ पर जो एसेट है वो डिक्रीज हो रही है, उसके बाद लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल में 10,000 का प्लस हो रहा है, जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है. So, from these transactions, we have prepared a balance sheet. The final equation as per the above analysis table can be summarized in the form of balance sheet as under. Balance sheet as at 2017. Assets आपके पास कैश 10,000, बैंक 4,20,000, डेप्टर 35,000, स्टॉक 30,000 जो डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर आपने खरीदा है 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000. All assets will be come in credit side and liabilities will be count in debit side. Assets value 6,80,000. Outsider claim creditors 1,70,000. Capital 5,10,000. In terms of accounting equation, A is equals to L plus C. A हमारे पास एसेट्स की वैल्यू है 6,80,000, जिसके लिए हमने 1,70,000 क्या लिया हुआ है, लाइबिलिटीज यूज की है. और हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 5,10,000 का. स्टार्टिंग से याद रखिए क्वेश्चन को कि रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख रुपीज़ से, और पूरी ट्रांजैक्शन जितनी हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड की है, उसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास थी गुड्स की, जिसकी कॉस्टिंग वैल्यू 25,000 थी, लेकिन हमने उसको जब सोल्ड किया तो 35,000 रुपीज़ हमें मिले, जिसमें 10,000 का हमें प्रॉफिट रिसीव हुआ. तो यहाँ पर अब हमने पूरी कैलकुलेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, जिसका फॉर्मूला है A इक्वल्स टू L प्लस C. कि आपके पास A कितनी एसेट्स है अवेलेबल, 6,80,000, जिसमें लाइबिलिटीज़ हमारे पास ड्यू है 1,70,000 की लाइबिलिटीज़ हैं, और इसमें प्लस है कैपिटल. तो कैपिटल रोहित का इन्वेस्टमेंट था बिजनेस में केवल 5 लाख रुपीज़ का, 10,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी टोटल जो कैपिटल है इन प्रेजेंट 2017 सेशन पे एट द लास्ट एंड पे, तो वहाँ पर 5,10,000 एज हिज कैपिटल. नाउ यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, एज ऑलरेडी स्टेटेड एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व गिव एंड टेक एस्पेक्ट. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन. गिव जो दे रहा है, टेक जो ले रहा है, रिसीव कर रहा है. इन डबल एंट्री अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एंड इज रिकॉर्डेड in at least two accounts debit and credit. When recording each transaction, the total amount debit must equal to total amount credit. We always follow this. Always our debit should be credit equal. दोनों हमारे क्या होने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होने चाहिए. इन अकाउंटिंग द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेट वेदर द ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट. हमेशा जो हमारी डेबिट साइड है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगी यूज़, और जो हमारे राइट हैंड साइड में है वो हमेशा हमारी क्रेडिट है. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन अकाउंट लुक लाइक द लेटर टी. हम हमेशा जो भी अकाउंट फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो एक टी लाइक लुक पर, मतलब टी की शेप में हमें दिखाई देता है. तो जैसे अगर इस पर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, टी बना हुआ है. तो जो हमारा अकाउंटिंग का फॉर्मेट है वो हमेशा हमारे टी शेप में हमें दिखाई देता है. तो हम इसको कह सकते हैं कि टी अकाउंट रेफर एज अ अकाउंट, कि जो अकाउंट है उनको हम किस फॉर्मेट में फॉलो करते हैं, टी फॉर्मेट में हम उसको फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. We always follow these rules in debit or credit. All accounts are divided into 5 categories for the purpose of recording the transaction. जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और जिन 5 कैटेगरी के लिए हमें अपने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेज एंड रेवेन्यू और गेन्स. Two fundamental rules are followed to record the changes in these accounts. First, for recording changes in assets, expenses, losses. Increase in asset is debit, decrease in asset is credit. Increase in expenses, losses is debit. यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे इसका एक स्ट्रक्चर बनाया है, चलिए इसको बताती हूँ. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. एसेट्स, सपोज आपके पास कैश है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि रोहित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया,
तो वहाँ पर उसका जो कैश है वो डिक्रीज़ हुआ और कैपिटल में प्लस हो गया। लाइबिलिटीज़ में आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपकी क्रेडिट साइड में आएंगी। लाइबिलिटीज़ जब बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट हो जाएंगी और जब वो कम होंगी तो वो डेबिट साइड में यूज़ होंगी। कैपिटल, जब आपको पास कैपिटल में प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल आपका सपोज 5 लाख का था, 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज होगा और अगर आपको लॉस होंगे तो आपके कैपिटल में से वो माइनस होंगे। कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। अगर कैपिटल बढ़ेगा, सो रूल्स आर हेयर, ये रूल्स हैं और ये एक स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर में हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रेवेन्यू गेन्स। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिट। अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो हमेशा हमारी क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ कम होंगी, घटेंगी, तो वो डेबिट होंगी। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। अगर हमारी कैपिटल में प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी जिसे हम क्रेडिट में यूज़ करेंगे। अगर हमें लॉस हो रहा है, हमारी कैपिटल घटेगी जिसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन। अगर हमें रेवेन्यू, इनकम या गेन, कोई फ़ायदा हो जाएगा, सपोज कहीं से कमीशन मिल गया या कहीं से रेंट मिल गया या हमें कोई इंटरेस्ट मिल गया, तो इससे हमारी क्या होगी, ये हमारा इंक्रीज होगा और जो हमारे रेवेन्यू और गेन्स है वो हमारे क्रेडिट होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर रेवेन्यू होंगे, लॉसेज होंगे तो वो डिक्रीज हो जाएंगे। द रूल्स एप्लीकेबल, तो इसी तरह से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। एसेट्स डिक्रीज, अगर एसेट्स कैश जा रहा है और आप उसके बदले में फर्नीचर खरीद रहे हैं या कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आपकी एसेट्स प्लस हो जाएगी। लाइबिलिटीज़ हमने पढ़ा कि लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ेगी, लाइबिलिटीज़ हमारी कम होती चली जाएगी तो वो क्रेडिट होंगी। इंक्रीज होगी हमारी लाइबिलिटीज़ तो वो क्रेडिट होंगी और अगर डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होंगी। कैपिटल अगर हमारा इंक्रीज होगा, कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिखा जाएगा और अगर लॉस होंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होंगे, खर्चे कम होंगे तो हमारे क्रेडिट होंगे और अगर हमारे लॉसेस बढ़ेंगे या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमारे इंक्रीज होंगे जिसे हम डेबिट में यूज़ करेंगे। रेवेन्यू और गेन्स, अगर हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा मिल रहा है तो वो इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में यूज़ होंगे और अगर कम मिल रही है इनकम तो डिक्रीज होगी जिसे हम डेबिट साइड में यूज़ करेंगे। हमने पीछे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ा था जिसको यहाँ पर एक रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रक्चर में फॉलो किया गया है। इसको देखते हैं। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज कैश ऑन वन हैंड एंड इंक्रीज कैपिटल ऑन द अदर हैंड। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से, तो सबसे पहले अब इसका दो अकाउंट पे इफेक्ट होगा। फर्स्ट कैश, क्योंकि रोहित के पास 5 लाख का कैश था तो कैश अभी उसके पास है तो डेबिट है। जब इसने इसको इन्वेस्ट कर दिया तो इससे ये क्या बन गया, कैपिटल। कैपिटल में इसके पास कितना चला गया, 5 लाख रुपीज़। इसके पास डेबिट था जो अब कैपिटल में इन्वेस्ट होने के बाद क्या हो गया, क्रेडिट। 10,000 का, इसको हमने 6 ट्रांजेक्शन में पढ़ा था अभी प्रीवियस में चैप्टर में कि 6,000 का उसको प्रॉफिट हुआ था जब उसने 25,000 के स्टॉक को 35,000 में सोल्ड किया था। तो 10,000 का उसको प्रॉफिट हुआ जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई और अब उसकी कैपिटल है 5,10,000। नेक्स्ट इज ओपन अ बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट 4,80,000। यहाँ पर हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया जिसमें हमने 4,80,000 डिपॉजिट करना है। कैश अकाउंट आपके पास 5 लाख थे जिसमें से 4,80,000 आपके माइनस हो गए। अब ये माइनस होके बैंक में ये प्लस हो गए 4,80,000। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। थर्ड इज बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड इंश्योर्ड चेक फॉर द सेम। हमने फर्नीचर खरीदा 60,000 का, फर्नीचर अकाउंट हमने ओपन किया है। ये सब लेज़र हैं और सबके नाम से अलग अलग अकाउंट हमें ओपन करने पड़ते हैं जिसमें उनकी डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है रूल्स के अकॉर्डिंग जो अभी आपको मैंने बताए हैं। तो फर्नीचर अकाउंट की, आपने फर्नीचर खरीदा तो इसका मतलब आपने एक फर्नीचर अकाउंट का लेज़र बनाया और वहाँ पर लिखा कि फर्नीचर प्लस डेबिट हो गया है। बैंक के लिए आपने 60,000 का एक चेक दिया है। बैंक में आपके पास अमाउंट है 4,80,000 जिसमें से आपने 60,000 क्रेडिट कर दिया, बैंक में से माइनस हो गया 60,000। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस फॉर ₹1,25,000 एंड एडवांस 10,000 इन कैश इज गिवन। हमने प्लांट और मशीनरी खरीदी रामजी लाल से 1,25,000 की जिसके बदले में 10,000 हमने कैश की पेमेंट की है। तो यहाँ पर अब इसी तरह से फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के
कैश, आपके पास 5 लाख का कैश था, जिसमें से 4,80,000 आप बैंक में डिपॉजिट कर चुके हो, 10,000 का उसमें आपको प्रॉफिट हो रखा है। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी, आपने प्लांट और मशीनरी परचेज किया, अमाउंट 1,25,000। रामजी लाल को आप दे रहे हैं 1,25,000 से 5, आपके 4,80,000 से जो 10,000 है आपने उसके लिए कैश पेमेंट की है, तो ये 10,000 आपके क्रेडिट हो चुके हैं, आपके कैश से 10,000 माइनस हुए। प्लांट एंड मशीनरी में 1,25,000 की प्लांट और मशीनरी डेबिट हुई, और लाल जी अकाउंट के में जो है 1,15,000 की क्या है, अभी आपके ऊपर लायबिलिटीज ड्यू है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स 55,000। गुड्स परचेज, यहाँ पर गुड्स परचेज किया है सुमित ट्रेडर से 55,000। परचेज अकाउंट, आपने जो भी गुड्स खरीदा है वो आपका डेबिट हो गया, परचेज खरीदा डेबिट। सुमित ट्रेडर्स माइनस, उसके स्टॉक से माइनस हो चुका है और आपके परचेज अकाउंट में प्लस हो चुका है, आपके पास स्टॉक से आ गया है। गुड्स कॉस्टिंग 25 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइज 35,000। आपने सामान बेचा, 25,000 का सामान था जिसको आपने रजनी एंटरप्राइज को 35,000 में सोल्ड किया। सेल्स अकाउंट, आपके सेल्स अकाउंट से जो सामान जा रहा है वो 35,000 का है। रजनी एंटरप्राइज अकाउंट, रजनी को कितना मिला, 35,000। पेड द मंथली स्टोर रेंट 2,500 इन कैश। पेड मंथली स्टोर रेंट, हम यहाँ पर मंथली जो है स्टोर का जो रेंट है वो पे कर रहे हैं 2,500 इन कैश। रेंट अकाउंट, आपका रेंट जमा हो चुका है और आपके कैश से जो है 2,500 की अमाउंट माइनस हो चुकी है। पेड ₹5,000 एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉय, हमने 5,000 एज सैलरी अपने ऑफिस एम्प्लॉय को पे की है, तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट, जिसको मिलना है उसके अकाउंट में 5,000 सैलरी में प्लस हो चुके हैं। कैश अकाउंट से आपका 5,000 माइनस हो रहा है। रिसीव चेक एज फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी एंटरप्राइज एंड डिपॉजिट सेम डे इनटू बैंक, यहाँ पर रामजी लाल को रजनी एंटरप्राइज को जो है रिसीव हो चुका है चेक और सेम डे उन्होंने जाकर के बैंक में डिपॉजिट किया। रजनी एंटरप्राइज अकाउंट 35,000 का हमने रजनी से सामान खरीदा, सोल्ड किया था, जिसके बदले में हमें उससे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 35,000 का हमने उससे सामान खरीदा था और बैंक अकाउंट के लिए अब उसका जो बैंक, हमारा जो बैंक में 4,80,000 है उसमें से 35,000 और जो है वो माइनस हो जाएंगे बैंक में। हमने बेचा है तो 35,000 हमें 35,000 वहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करना है। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करने के लिए हमें याद रखना है A=L+C, और अगर हमें कैपिटल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो A एसेट माइनस लायबिलिटीज =C हो जाएगा, और अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो एसेट्स माइनस कैपिटल L। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को पढ़ा जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और एसेट्स, लायबिलिटीज़ या कैपिटल्स को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़, और इसके बाद हमने पढ़ा है यूजिंग डेबिट और क्रेडिट, कि कैसे हम अपने डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मूले जो हैं या जो रूल्स हैं कैसे हमें उनको अपनी ट्रांजैक्शन में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट टी शेप कैसे हमें उसको यूज़ करना है और हमें ट्रांजैक्शंस को रिटन डाउन करना है अपनी अकाउंट्स बुक में। सो चिल्ड्रन, डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। टेक केयर, गुड बाय।